नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रांगण में। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के छात्रों के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए जानते हैं उनकी मंशा। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, क्या लगता है उत्तर प्रदेश की राजधानी में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? उम्मीद तो कम है, उम्मीद कम है बदलाव की। क्यों उम्मीद कम लग रहे हैं बदलाव? बिकॉज द ट्रेंड जो चल रहा है गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, तो वो थोड़ा बेहतरी जो फ्यूचर अगर प्रोस्पेक्ट देख पा रहे हैं, जैसे वी गाइस आर रिसर्चर्स, तो हम थोड़ा दूर तक सोच रहे हैं। या अगर आप 47 या 50 तक देखें तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल है। अगर आप अभी का देखेंगे कि साल 2 साल में रिजल्ट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आने वाले 20-25 सालों में पक्का रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक युवा होने के नाते इस वक्त जो आप मतदान करेंगे 2024 में, क्या सोच करके मतदान करेंगे? क्या अहम मुद्दे होंगे एक छात्र होने के नाते? छात्र होने के नाते सबसे पहला तो है कि हम लोगों को जॉब, दूसरी है कि जो गवर्नमेंट जो एजुकेशन के ऊपर जो डेवलपमेंट है उस पर फोकस करें, और कितना खर्च कर रही है यूपी सरकार और केंद्र सरकार, उसके हिसाब से फिर डिसाइड करेंगे कि गवर्नमेंट कितना बेनिफिशियल छात्रों के लिए है और उनके भविष्य के लिए। अगर बेरोजगारी दर की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी की अभी दर जो आई है, क्या लगता है कि कुछ प्रभाव पड़ा है? बेरोजगारी दर कम हुई है या बेरोजगारी पहले से बढ़ी है? देखिए, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अगर पूरे भारत को देखें तो 5.8% का आंकड़ा सरकार ने दिया था बेरोजगारी का, और उत्तर प्रदेश में भी 5.7% है। ये 21-22 या 22-23 का आंकड़ा है, तो ऑलमोस्ट उतना ही चल रहा है। और ऑल इंडिया लेवल और यूपी में ऑलमोस्ट पैरेलल है। लेकिन अगर आप आबादी देखें यूपी की और भारत के बाकी राज्यों की, तो आबादी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके मुकाबले देखेंगे अगर आंकड़ों की बात करें तो कम हुई है। अब वो दायरा और पैमाना सरकार अपना ऊपर नीचे करती रहती है, तो उसके तहत वो जो भी आंकड़े दे रहे हैं तो वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए और कुछ छात्रों से भी बात करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। क्या लगता है 2024 के जो इस बार लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं उसमें छात्र किन मुद्दों को ध्यान में रख करके इस बार अपना वोटिंग करेंगे? महंगाई है, बेरोज़गारी है, ये मुद्दे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महंगाई और बेरोजगारी कहीं ना कहीं अहम मुद्दे आप लोग के उसमें आ रहे हैं। क्या लगता है उत्तर प्रदेश की इस बार राजनीति में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अब बदलाव मैं कैसे बता सकता हूँ कि देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मैं जिन मुद्दों पे वोट दूंगा वो मैं बता सकता हूँ आपको कि मैं ये देख के दूंगा। कहीं ना कहीं बेरोजगारी और महंगाई को ध्यान में रखकर इस बार अपना वोट आप करेंगे? हाँ, और क्या भाई, हमारा एमएलए और सांसद जो भी है वो क्या मतलब बीजेपी का है या कांग्रेस का है या सपा का है, जो भी है, तो मेरे लिए तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि वो काम करेगा हमारे क्षेत्र में या नहीं करेगा। ठीक है, धन्यवाद। मैं आपका फबीहा हफीज़। इस बार वोटिंग आप करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। क्या लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बार कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है एक युवा होने के नाते? अब मैं क्या ही कहूँ आप क्या सोच करके वोट दोगे इस बार? कि वोट एक मतलब अच्छे कैंडिडेट को जाना चाहिए। नहीं तो आपके हिसाब से कैंडिडेट का सिलेक्शन आप कैसे करेंगे? तो वो तो उनके कामों पे डिपेंड करता है। कामों को ध्यान में दे करके क्या लगता है उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो कुछ सुधार देखने को मिले, कुछ बदलाव देखने को मिला? बदलाव का तब क्या ही कहें, हम लोग को तो, हम तो युवा है, तो हमारे तो जॉब, युवा क्या सोचता है? जॉब का ही होता है मेन हमारा। जॉब के लिए? जी बिल्कुल। 2024 के जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, क्या प्रदेश की जनता कुछ बदलाव लेकर के आएगी? अगर बदलाव लेकर के आएगी तो क्या ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रख करके इस बार युवा पीढ़ी, खास तौर से छात्र जो हैं, वो अपना मतदान करें? ऐसे बोलना ठीक रहेगा? नहीं, बोल दीजिए। लोकतंत्र चल रहा है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की स्वतंत्रता है। क्या कहना चाहिए? ऊपर से गायक बोलने को तो बहुत कुछ देखिए, ये बोलने से ही डर रही हैं तो समझिए माहौल कैसा है। अगर ये बोलने से ही डर रही हैं, अपनी बात नहीं रख रही हैं। अगर युवा डर रहा है, कहते हैं कि जो युवा होता है वो देश का भविष्य होता है, और देश का भविष्य, क्योंकि मतदान एक महादान होता है, अगर युवा ही डरेगा तो कैसे देश का भविष्य निर्धारण? युवा तो देश का भविष्य है, लेकिन इस युवा का भी तो आगे भविष्य होना चाहिए ना, उससे आदमी डरता है। क्या प्रॉब्लम है? ऐसा युवा का भविष्य आपको नहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा, मैं एक आंकलन करना चाहूँ। अगर पिछले 70 साल, हालांकि भी उम्र आपकी नहीं होगी, लेकिन 70 साल की एक राजनीति को इन 10 सालों की राजनीति से तुलना कराई जा रही, 10 सालों की इन राजनीति में आपको क्या बदलाव ऐसा देखने को? देखिए, बात यह है कि जैसे 10 साल बाद या इसके बाद बात होनी चाहिए, आपने क्या काम किया, डेवलपमेंट क्या किया है, यूनिवर्सिटीज़ कितनी खोली हैं, एम्स कितने खोले हैं, इन सब की बात होनी चाहिए। लेकिन अभी भी बात देखिए मंगलसूत्र पे हो रहा है और हिंदू मुस्लिम पे बात चली जा रही है। तो ये थोड़ा सा हमें लगता है कि अगर सरकार ने काम किया तो अपने काम गिनाने चाहिए।
एक महिला होने के नाते महिला सशक्तिकरण का नारा दिया गया था, आपको क्या लगता है कि महिलाओं को कितना उनका वेटेज दिया गया है? महिलाओं को वेटेज क्या, अब थोड़ी बहुत सीटें लोकसभा में आई हैं, लेकिन उससे हर महिला का सशक्तिकरण तो नहीं होता है। हर महिला का सशक्तिकरण नहीं है और बहुत नहीं है, अभी बहुत काम बाकी है। लेकिन अब किसी पर सरकार को पर्टिकुलर मद्देनज़र रख के मैं नहीं बोल सकती हूँ। 75 साल से अब तक मतलब वैसा सशक्तिकरण कहाँ आया है, अभी भी हमारे लिए बहुत दिमाग में प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो महिलाओं को एक बहुत बड़ा सम्मान देने का काम किया है। महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। अब सम्मान तो कई नज़रिए से होता है ना, सिर्फ चूल्हा दे देने से। और अभी देखिए कितने पॉलिटिकल इश्यूज आए हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनके उन्हीं के पार्टी के हैं, और उनके खिलाफ कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मन में बड़े संशय हैं अभी वोट को देने से। जितना सियासी हलचल चल रही है उतना ही युवा मतदान कर्मियों के अंदर भी इसमें चल रही हैं हरकतें। साइलेंट वोटिंग हो रही है। साइलेंट वोटिंग हो रही है इस बार। वोटर्स जो हैं अच्छा, इस साइलेंट वोटिंग का मुझे आज तक पैरामीटर समझ में नहीं आया। साइलेंट वोटिंग का मतलब आपसे बताएंगे नहीं, लेकिन डिस्कशन नहीं करते हैं और वो जाके अपना वोट देते कहते हैं। हैं मतदान तो हमेशा गुप्त रखा जाता है, कोई चिल्ला करके तो मतदान नहीं, अगर आप 2014 में देखें तो बच्चा बोल रहा था कि अब की बार मोदी सरकार, हर बच्चा बोल रहा था और खुल के बोल रहा था। और इससे पहले वाले 2019 के चुनाव में भी खुल के बोला है। बट ये है कि इस समय बोलने से वो थोड़ा सा हिचक रहा है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या आपको ऐसे बदलाव दिखे, क्या सोच करके एक युवा होने के नाते आप लोग मतदान करेंगे? हमें लगता है मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। मोदी जी ने क्या अच्छे काम किए हैं? बहुत लोग तो कह रहे हैं मोदी जी ने तो कुछ काम ही नहीं किए हैं। क्या अच्छे काम किए, एक दो गिना दीजिए लोगों की मंच। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं। किसी को वही काम अच्छा लगेगा तो किसी को वही काम बुरा लगेगा। अच्छा, एक दो काम तो आप गिना सकते हैं ताकि लोगों की जो एक संशय दिमाग में चल रहा है वो ख़त्म हो जाए। युवा पीढ़ी है, उनके काम गिनाने के लिए देखा जाए तो अभी ब्रिज बनवाया था उन्होंने हमारे शहर में, बहुत अच्छा। कहाँ से बिलोंग करती हैं? बनारस से हूँ मैं। बनारस से? हाँ, तो बलुआ पुल पे जो ब्रिज है, बनारस में अगर आप है तो बनारस में कितना विकास हुआ है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद? विश्वनाथ मंदिर देख लीजिए, उसका कॉरिडोर काफ़ी अच्छा, नमो घाट बना है, टूरिस्ट और अट्रैक्ट हो रहे हैं, काफ़ी अच्छी इनकम। टूरिज्म को बढ़ावा दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात करी जाए लॉ एंड ऑर्डर की, क्या बदलाव दिखा है योगी आदित्यनाथ की सरकार में? कुछ सुधार हुआ है? माफियाओं पे कुछ शिकंजा कसा गया है? लगता है कि क्योंकि अब हम फ्रीली रात में भी घूमते हैं, हमें उतना डर नहीं लगता है, हमारे पास हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं, तो हमें लगता है कि काफ़ी सुधार हुआ है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट मुझे लगता है कि लोगों को भी इस बारे में सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मोदी जी हैं, योगी जी हैं, जो भी सुधार ला रहा है या जो भी हमारे लिए सशक्त कदम उठा रहा है, उनके लिए उनको सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच। गमछा गमछा डाले हैं, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? कुछ ज्ञान रखें राजनीति में? इंडिया गठबंधन का चांस है और क्या? इंडिया गठबंधन का कैसे है? हर जगह तो मोदी लहर घूम रही है, कहाँ इंडिया आप गठबंधन। मीडिया में है, जो मीडिया तो मीडिया जिसको बोलते हैं उसी में है। मीडिया तो वो बात करती है, तो वही मीडिया दिखाती है, निष्पक्ष क्या ही बात होती है। करती है? कहाँ मीडिया निष्पक्ष है? मणिपुर पे बोलती नहीं है, बोली है मीडिया? कहाँ नहीं बोलती? कहाँ? अगर मीडिया ना बोल रही होती तो आप लोगों के बीच में खबर कहाँ से चली? ये सोशल मीडिया से आया है। हम लोग भी जागरूक, हम लोग संचार विभाग में आते जाते रहते। अच्छा, सोशल मीडिया से आया? सोशल मेन स्ट्रीम मीडिया काम आपके हिसाब से नहीं करता? मेन स्ट्रीम मीडिया बंदर हो गई है मोदी जी की, डमरू बजाते हैं और नाचती रहती है। देखें हैं, कभी मुद्दे पे, रोजगार पे बात करती है, शिक्षा पे बात करती अभी तक आपने मुझसे बात करी, मैंने आपको 2 मिनट भी रोका कि आप इस चीज़ पे लेकर के ना बोलिए। नहीं ऐसे मीडिया पे इल्जाम लगा दे। नहीं, आप ये बोलते तो यहाँ तो देखिए, आप लोग भी एक रोज वो है यहाँ, लेकिन मेन स्ट्रीम जो कैमरा जहाँ आता है वहाँ पे नहीं बोला दिखाया जाता है। कोई हेलीकॉप्टर से क्यों आता है? अगर मीडिया की इतनी ही वैलिडिटी होती तो आज तक की आती है अंजना, हम कैसे मानी जानी है। देखिए, हम यहाँ किसी पर व्यक्तिगत स्तर पे हर पत्रकार अपना काम करता है, ठीक है? जनता क्यों विरोध कर रही है? देखिए, विरोध तो हर आदमी का होता है, ठीक है, तो आप वो नहीं कह सकते। ठीक है, धन्यवाद। अपने आपके व्यक्तिगत विचार थे। जैसे देखते रहते हैं कि कहीं ना कहीं मीडिया पे इल्ज़ाम लगते रहते हैं, मीडिया को निष्पक्ष नहीं कहा जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जितनी भी, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया चाहे सोशल मीडिया, वो अपना खुले विचारों से काम करती है। किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना, जैसा उन्होंने बोला अंजना ओम कश्यप के लिए, तो ये सब चीज़ें देखिए, एक पत्रकार होने के नाते पत्रकार अपना काम करता है, पत्रकार निष्पक्ष रूप से अपना काम करता है। किसी भी पर्टिकुलर पत्रकार पे, किसी चैनल पे इस प्रकार का कटाक्ष नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा खेद व्यक्त करूँगा, हालांकि छात्र हैं, बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी, हर आदमी लोकतंत्र में स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए। जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर कुछ छात्र छात्राओं से बात करा कि जैसा
सहरसा विश्वविद्यालय के परिसर के अंदर अभी इस वक्त यहाँ पर एग्ज़ाम परीक्षाएं चल रही हैं बच्चों को, तो हम ज़्यादा बच्चों से यहाँ पर कनेक्ट नहीं कर पाए। आने वाले समय में हम आकर के दोबारा इस बार छात्रों से बात करने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल के लिए ग्राउंड जीरो से लखनऊ विश्वविद्यालय से इतनी ही मेरी रिपोर्ट है। थोड़ी बहुत बच्चों का भी कहना है कि कहीं ना कहीं बेरोज़गारी, महंगाई जैसी अहम समस्याएं जिसको ध्यान में रख करके वोटिंग करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि बेरोज़गारी, महंगाई के अलावा भी जो एनडीए गठबंधन है या सत्ता पक्ष है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसके एवज में मोदी जी की लहर चल रही है। हालांकि ये स्वतंत्र अभी निष्पक्ष तरीके से कह पाना नामुमकिन है कि इस वक्त किसका परचम 2024 में केंद्र में लहराएगा, ये तो देखना होगा। 4 जून को रिजल्ट बताएगा। फिलहाल कैमरामैन उमंग के साथ अविनाश वर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज़, लखनऊ। नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय में। जैसा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान कल 7 मई को होने हैं। इस वक्त हम छात्रों के बीच में आ चुके हैं ये जानने के लिए कि इस वक्त 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के जो छात्र हैं वो अपने क्या विचार रखते हैं और इस बार अगर वो वोटिंग करेंगे तो किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोटिंग करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विश्वविद्यालय के कुछ छात्र मौजूद हैं। बारी बारी से छात्रों के विचार लेंगे और जानने के प्रयास करेंगे कि इस बार लखनऊ में किसका परचम बोलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस प्रकाश है। क्या लग रहा है 2024 के जो चुनाव है इस बार जो छात्र हैं वो किन चीज़ों को ध्यान में रख करके इस बार लोकसभा के चुनाव में अपना मतदान करेंगे? छात्रों के सामने सबसे बड़ी परेशानी जो है वो पूरा देश जान रहा है, पूरा देश का युवा जान रहा है कि वो बेरोजगारी है। और ये सरकार इसी दम पे, जो आज बेरोजगारी है, इसी दम पे इसने सरकार बनाया था झूठे वादे करके कि हम 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे। इस हिसाब से मोदी जी जब से 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए। 20 करोड़ तो छोड़िए, 20 लाख नौकरियां भी नहीं दिया मोदी जी ने। तो मोदी ने जिस हिसाब से युवाओं को छला है, अगर जिन्होंने नौकरी के नाम पे कुछ दिया है तो अग्निवीर दिया है, इन्होंने नौकरी नाम पे कुछ दिया है तो छात्रों को लाठी डंडे मारे हैं, इन्होंने भाजे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला दिया है, पर्चा लीक दिया है, इन्होंने ये दिया है। तो अगर जो छात्र किसी चीज़ पे वोट देने जा रहा है तो उसके सामने अगर जो मोदी के सामने कोई दिख रहा है, इस टाइम पे 2 ही प्रकार के वोट पड़ रहे हैं। एक सरकार के पक्ष में, दूसरा विपक्ष में। जो पक्ष में पड़ रहा है वो बीजेपी को पड़ रहा है, जो विपक्ष में पड़ रहा है वो इंडिया अलायंस को पड़ रहा है। और इंडिया अलायंस बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है इनके मोदी के 10 साल के कार्यकाल पे। मोदी कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अब मंगलसूत्र की वो बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की वो बात करते हैं, बस बहकाने वाली बातें। लेकिन मेन मुद्दा जो है रोजगार का, महंगाई का, इस पे मोदी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं। जिस सारी चीज़ों के वो पोस्टर लगा के आए, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार उन्होंने सब तक पहुंचा दिया पेट्रोल डीजल को। वो गैस की चीज़ों को लेकर उठाए थे कि हम रसोई गैस सस्ती कर देंगे, जहाँ पे 300 रुपये की पहले गैस हुआ करती थी, आज 1000 रुपये में है। तो मोदी ने पूरा देश को भ्रमित किया है और एकदम तानाशाही का रवैया मचा रखा है। इनके खिलाफ आज कोई बोल नहीं सकता। आप मीडिया में हैं और आपको मालूम होगा कि अगर जो आपको ये हम लोग का बाइट लेना है तो कितना संघर्ष करना पड़ रहा होगा इस विश्वविद्यालय में। इतने प्रकार के इन्होंने परमिशन के झाम लगा दिए हैं कि आप डीएम से लेकर प्रॉक्टर और मतलब हर जगह आप जूझते रह जाएंगे, लेकिन आज युवाओं की आवाज़ आप नहीं समझ पाएंगे। ये तो समस्याएं चल रही हैं। मोदी चाहते हैं जो आवाज़ जहाँ से उठे वो दबा दें हम वहीं पे। लेकिन मोदी ये भूल रहे हैं कि इस देश ने इनसे बड़ी बड़ी सरकारें देखी हैं और इनसे बड़ी बड़ी सरकारों को इसी देश के युवाओं ने, इन्हीं यूनिवर्सिटी के युवाओं ने गिराया है। तो मोदी कौन से बड़े तोप हैं? गुजरात से आए थे, वापस गुजरात जाएंगे। ये इस बार मोदी बोरिया बिस्तरा बांध क्या लें। लग रहा है, क्या सोच करके इस बार मतदान करोगे? नाम क्या है आपका? मेरा नाम शुभम खरवार है। किसकी पढ़ाई कर रहे हैं? लखनऊ विश्वविद्यालय समाजशास्त्र का छात्र हूँ। समाजशास्त्र के छात्र हैं। क्या लग रहा है लखनऊ का जो आबो हवा चल रही है इस वक्त, माहौल जो चुनावी चल रहा है, छात्र की एक मनोवृत्ति पे क्या दृष्टिकोण बना रहा है, किसकी लहर दिखाई दे रही है? देखिए, छात्रों के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो हर 100 युवाओं में 85 युवा बेरोजगार है। और बेरोजगारी की जो मतलब पहला स्टेप है, बेरोजगारी तो चरम सीमा पे है ही। उससे सबसे पहला मुद्दा है निजीकरण। हमें रोज़गार भी मिल जाएगा तो रोज़गार का क्या करेंगे? वह रोज़गार जिसमें 8,000 9,000 की नौकरी मिलेगी। सबसे मेन मुद्दा इस समय निजीकरण है। जिस प्रकार से सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है, सरकारी कंपनियों को निजीकरण किया जा रहा है, सरकारी स्कूल को निजी हाथों में भेजा जा रहा है, सरकारी कॉलेज निजी हाथों में भेजा रहा है। मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में जो सरकारी पैम्पलेट लगते हैं स्कूल, विश्वविद्यालय और तमाम जगहों पर, वहाँ पे एक ही नाम लगेगा, मोदी प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा और कोई नाम नहीं रहेगा। और इस समय देख लीजिए 10 साल इनके हो चुके हैं। क्या 2 करोड़ रोज़गार का वादा पूरा हो गया? क्या किसानों की आय दोगुनी करने का वादा पूरा हो गया? क्या MSP का वादा पूरा हो गया? क्या आपने जो कहा था कि युवाओं को हर स्तर पर रोज़गार मिलेगा, क्या वादा पूरा हो गया? इनके पार्टी के अंदर कई ऐसे मंत्री हैं, 55% ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर सीरियल क्रिमिनल केसेस है और उनको आप अपने पार्टी में कहते हैं कि ये आपके जननेता हैं। प्रज्वल रेमन्ना जैसे, जिसकी 3,000 से ज़्यादा वीडियोज़, अश्लील वीडियोज़ हैं, महिलाएं चीख चीख के बोल रही हैं
कि ये व्यक्ति सबसे बड़ा घातक है हमारे देश के लिए, उसको आप मंच पे बैठा के बोलते हैं कि इसको वोट दीजिए, ये आपकी देश की प्रगति में, उन्नति में साथ देगा। ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं आप। मोदी जी पूरे बौखलाए हुए हैं। 24 के चुनाव पर उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है। 24 के चुनाव पे क्या मुद्दे हैं? महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, ये सब मुद्दों की बात ही नहीं हो रही है। महंगाई का माँ नहीं बोल पा रहे हैं वो, और बड़े मंच पे कहते हैं कि जो आपकी संपत्ति है वह मुसलमानों को दे दी जाएगी। सबसे ज़्यादा इस देश में हिंदू हैं, सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी है, और कहते हैं आपके मुसलमानों से खतरा है। 60 साल क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे आप किस चीज़ को देखकर? पहले नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है। मैं यहीं लखनऊ विश्वविद्यालय के BA प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। ये प्रथम वर्ष के छात्र हैं। क्या लगता है आपको कि मतदान करने जाएंगे, क्या सोच करके इस बार मतदान करेंगे अपना? एक युवा होने के नाते क्या युवा पीढ़ी सोच रही है? जी बिल्कुल, भारत की सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली के तहत मैं पहली बार मतदान देने योग्य अब हुआ हूँ, और मैं मतदान देने जाऊँगा तो मेरी यही विचारधारा रहेगी कि अब तक किस सरकार ने शिक्षा के स्तर पे, भारत को आर्थिक स्तर पे उन्नत करने का प्रयास किया। तो सबसे पहली क्राइटेरिया तो यही है। हाँ देखिए, रही बात गुणदोषों की, तो हर सरकार के अंदर गुणदोष तो दोनों होते ही हैं, तो आलोचनाएं भी संभावित हैं। सरकार ने क्या कमियां की और उनके अंदर क्या कुछ सुधार किए। हाँ, जैसा कि देखा जाता है आज के सत्ता पक्ष को लोग इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। मैं तो एक बात ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे देखिए, पहले की अपेक्षा कितनी तटस्थीकरण से काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के सरकार अपने से काम कर ही रही है। बल्कि अभी इतिहास के ये खेमे में सब चीज़ें आती रहती हैं, कुछ चीज़ें पक्ष में होती हैं, कुछ समय के साथ साथ विपक्ष में भी हो जाती हैं, लेकिन सरकार अपना काम कर रही है। उसके पास भी मतलब अपने काम करने लायक अच्छे डिप्लोमेट्स हैं, तो वो उनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली देखिए। और यही तो प्रॉब्लम है कि सरकार डिप्लोमेट्स के भरोसे चल रही है। नेता का मतलब शून्य हो गया है। इनके नेता सिर्फ जितने यौन शोषण के मामले हैं उनमें लिप्त हैं, भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त हैं, अपनी संपत्ति बढ़ाने के मामले में लिप्त हैं। ब्यूरोक्रेट्स चलाएंगे सरकार, तो भी सरकार को तो चलाना ही नहीं चाहिए। सरकार डिमोलिश कर दीजिए, कहिए ब्यूरोक्रेट्स चलाएं। मामलों में भाई ने बात रखी। मेरा नाम शिवाजी यादव, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय 2य वर्ष का छात्र हूँ। अभी जैसा कि भाई ने बात रखा कि विदेशी मामलों में आर्थिक स्तर में हम लोग इतना मजबूत हुए हैं। आज आप देख लीजिए, चाहे वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो, उसमें हम लोग कहाँ पाकिस्तान चाइना से पीछे हैं। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में देख लीजिए, अब हम लोग नेपाल भूटान देश से पीछे हैं। $5 ट्रिलियन बनाने की, इकोनॉमी बनाने की बात की थी आप 2024 में। आज देख लीजिए पर कैपिटल इनकम कितनी है। पर कैपिटल इनकम में हम लोग जो श्रीलंका जैसा दिवालिया देश उससे पीछे हैं सर, उससे पीछे हैं। आप देखिए कहाँ हम लोग जा रहे हैं। बस सिर्फ गाल बजाने से कुछ नहीं होगा। अब मोदी जी सिर्फ पूंजीपतियों का बढ़ावा देते हैं, पूंजीपतियों की सरकार है ये। आप देखिए मोदी जी, अडानी, अंबानी, इन्हीं को बढ़ाने के अलावा किसी एक गरीब बेटे या किसी उसको बढ़ाए हुए, या छात्र संघ के चुनाव पर आप बात कर लीजिए, किसी गरीब किसान मजदूर का बेटा यहाँ पढ़ने आता है, और यहाँ से एक ये छात्र संघ युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए राजनीति की नर्सरी होती है। और नर्सरी, राजनीति की नर्सरी को जब बंद कर देंगे आप, तो पढ़ा लिखा युवा कैसे राजनीति में जाएगा? तो मैं बता एक चीज़ मुझे ये बताओ, मुझे लग रहा है कि मैं किसी ना किसी राजनीतिक खेमे में खड़ा हो गया हूँ, छात्रों के बीच में नहीं। पढ़ाई नहीं करते हो, सिर्फ राजनीति पे ही विश्लेषण करते हो आप? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, पढ़ाई करके भी क्या मिलेगा? जब 50,000 रुपया पे पूरे 10 साल में भर्ती निकाले, उसको भी आप पेपर लीक, पर्चा लीक, मतलब सरकार भी, वो मैं समझ रहा हूँ, पर्चा लीक हो रहा है। सरकार ने उस चीज़ को माना कि पर्चा लीक हुआ, पर्चा दोबारा करवाए भी जा रहे हैं। ऐसी सरकार से हमें क्या उम्मीद होगी जो पर्चा लीक? जब तक मेरी उम्र निकल जाएगी, अब बताइए साहब हम कहाँ जाएंगे? बताइए आप। कितनी उम्र हो गई अभी? मेरी 20 साल उम्र हो गई। अब कहाँ उम्र निकलेगी? एक बार मैं 3 बार पेपर दे लेता, कम से कम एक बार सेलेक्ट होता या नहीं होता। मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन अगर मैं फेल हो गया तो क्या करूँगा बताइए आप। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम प्रसन्न शुक्ला है। वोटिंग की इसके पहले या पहला वोट है? पहला वोट है। क्या मन में लग रहा है? पहला वोट वालों से ज़्यादा पूछूंगा। मन में यही लग रहा है कि आप 75 साल के हो गए हैं, आप रिटायरमेंट लेना नहीं चाह रहे हैं प्रधानमंत्री के पद से, और देश के युवाओं को, देश के सैनिकों को आप 22 साल में, 24 साल में रिटायर कर देंगे, तो हम आपको वोट क्यों दें? मतलब कहीं ना कहीं अग्निवीर योजना के खिलाफ हैं? हाँ, क्यों नहीं खिलाफ रहेंगे? हम भारतीय जनता पार्टी के ही 12 लाख रुपए भी तो देगी छोड़ने के बाद। हम भारतीय जनता पार्टी के ही खिलाफ हैं। और बताइए, इंडिया अलायंस अपनी सरकार बनाने जा रही है, हम उसको वोट देंगे जो प्रदेश में मेट्रो लाता है, जो क्या कहते हैं कि स्टेडियम लाता है, पार्क बनाता है, हम उसको वोट देंगे। हम उसको वोट क्यों दें जो निजीकरण करता है? हम उसको वोट क्यों दें जो निजीकरण करता है? जो बलात्कारियों को संरक्षण देता है, हम उसको वोट क्यों दें?
एक चीज़ ये बताओ, अगर देश में विकास नहीं हुआ है तो वर्ल्ड बैंक क्या हमारी विकास हुआ है? इकोनॉमी आप पे बताइए, विश्वास क्यों आप बताइए क्या विकास हुआ है? आप बताइए क्या विकास हुआ है? क्या विकास हुआ है? माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मोदी जी की फोटो लग गई, माननीय कितना विकास पूर्व हुआ है? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की मेट्रो है। कुछ नहीं हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्रा पार्क है। सुल्तानपुर रोड पे जाइए SCL है। आजमगढ़ में जाइए कमिश्नरी है। आजमगढ़ में एयरपोर्ट उन्होंने ही दिया। मोदी का खाली एक नाम है, शहर का नाम बदलना और फीता काटना। जो अखिलेश यादव का काम है उसको जाके करा के उसको फीता काटना। और मोदी जी ने कुछ किया है? और हिंदुओं को मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं, भगवान राम के नाम पे रंजित करते हैं। भगवान राम को लाने वाले हैं, ये खुद जा रहे हैं इंडिया जा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे, क्या नाम है? एक एक करके आ रहा हूँ सबके। मेरा नाम प्रेम प्रकाश है। बताओ प्रेम, क्या बोलना चाहोगे? वोटिंग करोगे इस बार? क्या सोच करके वोट डालने जाओगे? क्या माहौल लग रहा है खासतौर से प्रदेश मैं के? पहली बार वोट करने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में आई थी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, कहाँ है 2 करोड़ रोजगार आपके? आपने कहा था किसानों के खातों में 15-15 लाख रुपए आएंगे। क्या किसी किसान के खाते में 15 लाख रुपए आए? आप इसी लखनऊ में खड़े हैं, हमें लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी का एक काम बता दीजिए। ये जो समाजवादी पार्टी का काम है, काम पत्रकारों का है सवाल करना है। हम आपके सवाल के जवाब देने के लिए थोड़ी पत्रकार तो ये भी बता सकते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ जनता और छात्रों, किसानों, नौजवानों को सिर्फ जुमला देने का काम किया है। इसी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया। यहाँ मेट्रो स्टेशन से ले लीजिए, इकाना स्टेडियम ले लीजिए, तमाम सारे काम अखिलेश यादव जी ने किया। लैपटॉप से ले लीजिए, जो युवाओं को देने का काम किया, युवाओं को पढ़ाई आसान हो इसलिए दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में ये भी वादा किया था, मेरी सरकार बन जाए मैं लैपटॉप दूंगा। किसी छात्र को लैपटॉप मिला? तमाम सारे मुद्दे हैं, चाहे वो छात्र हो चाहे वो किसान हो, हर तबके का लोग अब की बार मन बना चुके हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है। हमारा नाम आलोक मिश्रा है, हम यहीं लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र। छात्रों से बात करने आए हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी के दलों से नहीं, तो कम से कम इस चीज़ का ध्यान रखिए। जी जी बताइए, मैं वोट के खिलाफ जाना चाहूँगी। आप वोटिंग जो करने जा रहे हैं, आपको मौका दिया गया है मत रखने के लिए, मैंने आपको रोका नहीं है। आप बिल्कुल आप अपना मत रखिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। क्या नाम है आपका? आलोक मिश्रा, यहीं लखनऊ। आलोक जी, क्या करते हो आप? पढ़ाई कर यहीं रहे से हो? लखनऊ विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन चल रहा है। 24 का जो इलेक्शन चल रहा है उस पर आपके अपने क्या विचार हैं? क्या सोचकर इस बार युवा मतदान करने जा रहे हैं? यही विकास और क्या बोलते हैं कानून व्यवस्था पे हम लोग वोटिंग करेंगे। कानून व्यवस्था की अगर बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर अभी चल रहा है उससे संतुष्ट हैं कि नहीं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। हम ही क्या संतुष्ट हैं, पूरा उत्तर प्रदेश संतुष्ट है। उत्तर प्रदेश मिसाल पेश किया है, देश का हर राज्य उत्तर प्रदेश की जैसे कानून व्यवस्था अपने यहाँ स्थापित करना चाहता है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाले राज्य हों या फिर विपक्षी वाले राज्य हों, वो सभी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसी कानून व्यवस्था हमारे यहाँ भी हो। जी, मैं बोलना चाहता हूँ। क्या बोलना चाहते हैं, बताइए। नफरतों के आग में शहर जल रहे हैं, किसी के जल रहे हैं घर तो किसी के उजड़ रहे हैं। अखबार की पहली हेडलाइन पढ़ी हमने, अखबार की पहली हेडलाइन पढ़ी हमने, गरीबों के दुख से किसी के सरकार चल रहे हैं। आज वर्तमान समय में यही हो रहा है। मणिपुर को अगर हम देख लें तो साल भर से तो जल रहा है साहब, कहाँ नहीं वहाँ गए। जैसा कि आपने देखा, लखनऊ विश्वविद्यालय में हमने छात्रों के बीच में आकर के छात्रों से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के विश्लेषण किया और उनके मन की बात को जानने का प्रयास किया। हालांकि यहाँ पर क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय है जहाँ एक समय छात्र राजनीति परचम लहराती थी और कहीं ना कहीं आज लखनऊ विश्वविद्यालय के बहुत सारे ऐसे छात्र जो हैं पढ़ के निकले हैं जो कहीं ना कहीं देश की सत्ता में बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। हालांकि कुछ छात्रों से हमने बात करी तो मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कहीं ना कहीं छात्रों में एक बेरोजगारी, महंगाई को लेकर के जो रोष है, पर्चा लीक जैसे मामलों को देखने को मिला। हर छात्र ने अपनी बात रखी। इसी तरह से हम लोग और भी जगह पे चलेंगे क्योंकि लोकसभा के चुनाव का कल तीसरा चरण का वो होना है, क्या नाम है, वोटिंग होनी है। तो और भी जगह लोगों से चल करके और भी लोगों से प्रतिक्रिया लेने का प्रयास करेंगे। फिलहाल कैमरामैन उमंग के साथ अविनाश वर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज़, लखनऊ।